गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा आज चहल अकेडमी पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 9। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज की क्लास उत्तर प्रदेश के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए मैंने लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट करना है मुझे। पिछली क्लास में मैंने लेक्चर नंबर 8 में आपको किस तरीके से मुस्लिम का इन्वेजन हुआ भारत में, कैसे अरब मोहम्मद बिन कासिम आया, किस तरीके से गजनवी भारत पर अटैक करता है, 17 और जिहाद का नारा लगाता है, और किस तरीके से गोरी आते हैं खोखरों के खिलाफ आखिरी युद्ध लड़ने के बाद अपने दास ऐबक को छोड़कर चले जाते हैं। और ऐबक के बाद से ही यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती। तो दिल्ली सल्तनत काफी साल शासन करने के बाद, काफी टुकड़ियों में बटा होने के बाद मुगल साम्राज्य जो है यहाँ पर स्थापित होता है। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इतनी स्टडी करी थी। आइए हम आगे शुरू करेंगे हल्का रिवीजन लेते हुए कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे की क्लास करेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने कहा था कि दास वंश के बाद तुगलक वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलकों के बाद आए थे सैयद, और सैयद वंश के खत्म होने के बाद आए थे लोधी। कहते हैं कि लोधी ये सारे लोग तुर्की थे, कुछ तुर्की और अफगानी दोनों थे, लेकिन प्योर अफगानी सबसे पहली बार आते हैं लोधी। तो लोधियों को प्योर अफगानी कहा जाता है और ये भारत पर, उत्तर भारत पर खासतौर पर विशेष असर डालते हैं। तो इसी के बाद मैंने अपना एक लेक्चर शुरू किया था कि मेडाइवल हिस्ट्री के लोग, और उसके अलावा फिर आगरा को फोकस करके मैंने कहा था क्योंकि मुस्लिमों ने पूरे भारत को अपना हब बनाया, दक्षिण भारत तक भी अपनी पकड़ पहुंचाई, और दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में उनका एक किन्नर ट्रांसजेंडर रहता है। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक किन्नर रहता है, उसका नाम रहता है हजार दिनारी। ठीक है, हजार दिनारी बंदा जो है साउथ में पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन करने के लिए जिम्मेदार रहता है। कहते हैं कि वहीं से उसको जो है कोहिनूर का हीरा भी मिला, और दक्षिण में बहमनी साम्राज्य, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। और उस समय दक्षिण में अपना एक और वंश चल रहा था, उस वंश का नाम है हम्पी, जिसको हम विजयनगर साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सालुक तुलुक अराविडु संगम वंश के नाम से भी चल रहा था, याद रखिएगा। बट वो सारी चीजें चलती रहेंगी, हल्का टच आपको करते हुए मैं आगे चल रहा हूं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने आगरा और आगरा से रिलेटेड बहुत सारी बातें कि उत्तर प्रदेश में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन मेडाइवल हिस्ट्री का पूरा एक एरिया हमने कवर अप किया। इसमें हम लोग शासन के अनुसार ना चल के जो जो चीजें दिल्ली सल्तनत में और मुगल सल्तनत में हुई हैं उत्तर प्रदेश में, उसी को हाईलाइट करके हम डिटेल पढ़ेंगे। क्योंकि मेडाइवल पीरियड में शासन के हिसाब से, क्रम के हिसाब से हमें उत्तर प्रदेश के बारे में कम जानकारी मिलती, क्योंकि मुस्लिमों का साम्राज्य था और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से मुस्लिमों का साम्राज्य हो गया, जैसे जौनपुर, आगरा और भी ऐसे क्षेत्र, लखनऊ, जहां पर मुस्लिमों का पूरा आपको साम्राज्य देखने को मिलेगा। तो यहीं से शुरू करते हैं। हमने बताया था रिविजन कर लेते हैं हल्का, ताकि आपको कंसंट्रेशन पीछे से बना रहे। आगरा सिकंदर लोदी ने 1504 में एस्टैब्लिश किया। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आते हैं, और इब्राहिम लोदी पानीपत के पहले बैटल में बाबर के द्वारा मार दिए जाते हैं, और वापस से उत्तर भारत में, मध्य देश में मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश उस समय पे मुगल्स की मार झेल रहा था, और दिल्ली के सुल्तानों की मार झेल रहा था। क्या ये मार झेल रहा था कि वास्तव में विकास, डेवलपमेंट हो रहा था? तो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में नए नए तरह की चीजें, कला, आर्ट, नए तरह का रिलीजन, नए तरह का समाज, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ कुछ ज्योग्राफिकल फीचर भी बदल रहे थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा था। इसके अलावा क्राफ्ट्स में भी मुस्लिमों ने, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम हो, चाहे वो मुगल के मुस्लिम हो, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करें। जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, आगरा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था जिसको सिकंदर लोदी ने बसाया था, लेकिन आगे चलकर इसको एजुकेशन के हब में भी कन्वर्ट किया गया। मुगल के पीरियड में आगरा
बहुत ही बड़े लेवल पर इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए भी जाना गया था। और इस तरीके से हम लोगों ने कुछ और भी चीजें पढ़ी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान में मुगलों का टेरिटरी आया, आगरा का किला अकबर ने बनवाया, नूरजहां ने भी अपने पिता का मकबरा बनवाया आत्मातुद्दौला, जिनका नाम मैंने पिछली क्लास में गियास बेग दिया था। ताजमहल की अगर हम बात करें, दीवाने आम, दीवाने खास या मोती मस्जिद, ये सब आगरा में है, शाहजहां ने बनवाई। हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि क्या करता है, कालपी अपने उत्तर प्रदेश का ही सेक्शन है, जीतते हैं और दिल्ली सल्तनत में मिला लेते हैं। अकबर के 9 रत्न में से बीरबल और टोडरमल, 10 आला पद्धति और विद्वान, ये कहाँ का पैदाइश है, तो बताएंगे कि ये उत्तर प्रदेश की पैदाइश है। बीरबल का असली नाम महेशताज था। और किस तरीके से जो है मैंने ये सारी चीजें आपको समझाई थी। अब हमें अपना टॉपिक शुरू करना है जौनपुर। जौनपुर क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, पहले मैं इसका इतिहास बता दूं, उसके बाद हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो, लेक्चर नंबर 9 में हम लोग यहां से शुरू करते हैं। जौनपुर एक्चुअली फिरोज शाह तुगलक ने 1334 ईस्वी के करीब, ये डेट एक बार कंफर्म करिएगा, 1394 या 1334 के करीब में है, मतलब 14वीं शताब्दी के करीब में है, 14th सेंचुरी के करीब में है जौनपुर की एस्टैब्लिशमेंट। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम पागल, सनकी, रक्त पिपासु, कॉन्ट्राडिक्शनरी कैरेक्टर के रूप में जानते हैं, विरोधाभासी कैरेक्टर के रूप में जानते हैं, इसने एक उपाधि दी थी जिसका नाम था जौना खान। जौना खान। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसके भाई फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई के लिए जौना खान को ध्यान में रखते हुए जौनपुर की स्थापना करी। जौनपुर को पूर्व का शिराज या भारत का शिराज भी कहा जाता है। जैसे ही ये जौना खान के नाम पर जौनपुर की स्थापना करते हैं, यहां पर एक गवर्नर स्टैब्लिश कर देते हैं। उस गवर्नर का नाम था, वो ट्रांसजेंडर था। ट्रांसजेंडर जो कि थर्ड जेंडर के रूप में भी आजकल जाना जाता है, जिसको अभी ओबीसी में, आपने सुना होगा, हमारी भारत सरकार ने ओबीसी में इनको दर्जा दिया। पहले इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड कुछ नहीं होते, इनको आदमी कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन अभी हमारी भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर में डाला और ओबीसी में रखा। इनके ही हम लोग किन्नर या जो है किन्नर शब्द इनके लिए यूज करते हैं। कहते हैं कि ये अर्धनारीश्वर के नाम से भी पूजे जाते हैं। उस समय में ट्रांसजेंडर्स बड़े अच्छे योद्धा हुआ करते थे। तो अपने फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई के नाम पर एक शहर बनाया। वैसे फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, तुगलकाबाद जो है तुगलक वंश के एक शासक ने बनाया था। ऐसे ऐसे करके फिरोजगढ़, फिरोजपुर, बहुत सारे साम्राज्य, कहते हैं कि सैकड़ों शहरों का निर्माण कराया। उनमें से जौनपुर एक था। जौना खान के नाम पर, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर इन्होंने जौनपुर बनाया। और एक किन्नर ट्रांसजेंडर जिसका नाम था मलिक सरवर को जौनपुर का साम्राज्य दे देते हैं। मलिक सरवर ही सबसे पहली बार शर्की डायनेस्टी की स्थापना करते हैं, अर्थात जौनपुर को राजधानी बना ली, जौनपुर को हब बना लिया और वहां पर गवर्नर, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद के रूप में बैठते हैं। मलिक सरवर शर्की डायनेस्टी की शुरुआत कर देते हैं और जौनपुर को शिराज ए हिंद का भी दर्जा दिया जाता है। याद रखिएगा, शिराज ए हिंद मतलब भारत का शिराज। इसको कभी कभी शिराज, पूर्व का शिराज भी कहा जाता है, ईस्ट का शिराज, पूर्व का मोती के नाम से भी यह जाना जाता है। ठीक है। शर्की में मलिक सरवर ने बहुत बड़ा काम नहीं किया, जितना इसके आगे आने वाले वंशज, जिसका नाम रहता है इब्राहिम शाह शर्की, इब्राहिम शाह शर्की ने किया। कहते हैं कि जो अटाला मस्जिद थी, आपने देखा होगा अटाला मस्जिद, ठीक है, अटाला मस्जिद जो है इसने बनवाया। और साथ ही साथ यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ का किला बहुत फेमस है, ठीक है, उस किले का भी निर्माण जो इब्राहिम शाह शर्की ने करवाया। और जौनपुर में बहुत तरीके की रचनाएं जो है इन्होंने बनाई। तो इब्राहिम शाह शर्की एक प्रोमिनेंट लीडर हो जाते हैं, जो वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं जौनपुर के।
और ढेर सारे आर्ट एंड कल्चर की चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें, रिलीजियस चीजें, कल्चर की चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती। ये है जौनपुर के इतिहास के बारे में कुछ बातें। कहते हैं झंझोरी, यहां पर एक बड़ी फेमस और मस्जिद है झंझोरी। झंझोरी का मस्जिद भी काफी फेमस है। और हम बात करें तो जौनपुर में अगर इसके बाद इब्राहिम शाह सरकी के बाद कोई आता है तो बताएंगे हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी भी काफी चीजें जो है यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट कराते हैं। और आगे चलकर जौनपुर का किला भी एक काफी फेमस है जो आपको उलंदगंज के आगे देखने को मिल जाएगा। वहां पर जाएंगे तो एक पुराना किला है, शर्कियों का किला माना जाता है, ठीक है। और एक शाही पुल भी बना था, वो आगे चलकर मुगलों के समय में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इब्राहिम शाह सरकी के बाद हुसैन शाह सरकी और इसके बाद कहते हैं बहलोल लोदी ने, बहलोल लोदी ने, जिसके बारे में मैंने कहा था अफगानी होते हैं, बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। मेरी बात समझ आई? और इस तरीके से जौनपुर का अस्तित्व अब दिल्ली सल्तनत के साथ जोड़ा जाने लगा और दिल्ली में वो उसको मिलाकर जौनपुर की साम्राज्य खत्म करके अब मुगलों का साम्राज्य वहां आता है, जिसके समय में भी आगे चलकर शाही पुल बनता है। जौनपुर का शाही पुल काफी फेमस है, आर्ट एंड कल्चर एजुकेशन के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर टीडी कॉलेज सुना होगा आपने, तिलकधारी कॉलेज, यहाँ पर बड़ी अच्छी लेवल की एजुकेशन हब है और कल्चर और संस्कृति का एक बहुत अच्छा समायोजन आपको देखने को मिलेगा। यमुना, गोमती या फिर गंगा किसके आगे जो है ये मतलब स्टैब्लिश है, कौन सी नदी पर स्टैब्लिश है? तो मैं बता दूं, जौनपुर आपके गोमती नदी के किनारे स्थित, ठीक है। चलिए खैर, बाय द वे जौनपुर के बारे में बहुत सारी नॉलेज हुई, एक बार हल्का सा मैं फिर से बोलकर बता दूं, जौनपुर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में अपने भाई जोना खान, जिनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, उनकी याद में बनवाया और नाम दिया जौनपुर। और इसकी गवर्नेंसी फेडरलिज्म के हाथों, गवर्नर के हाथों मलिक सरवर को दे दी। मलिक सरवर एक किन्नर थे, इन्होंने शर्की साम्राज्य की स्थापना तो करी लेकिन उतने प्रोमिनेंट नहीं हुए। इनके बाद आते हैं इब्राहिम शाह सरकी, जिन्होंने अटाला मस्जिद, झंझोरी मस्जिद बनवाया। इसके बाद आती है हुसैन शाह सरकी, जिन्होंने और भी बड़े सारे ढेर सारे जो है कंस्ट्रक्शंस करवाए। आगे चलकर हुसैन शाह सरकी को भी हराकर, इनके वंशज को हराकर, कहते हैं कि बहलोल लोदी ने जौनपुर को अपने में ला। ये है ओवरऑल जौनपुर का इतिहास। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे कि किस तरीके से जौनपुर में शिराज हिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जौनपुर को पूर्व का मोती और शिराज हिंद कहा जाता। चलिए, जौनपुर में अटाला मस्जिद, जहां की जो मैंने नाम लिया, कहते हैं कि अटाला देवी मंदिर हुआ करता, ठीक है। लेकिन 1408 में जब इब्राहिम शाह सरकी 1401 में आते हैं तो अपने शासनकाल में ही इब्राहिम शाह सरकी अटाला मस्जिद का निर्माण करते हैं, अटाला देवी मंदिर को तोड़कर, which came to be considered the ideal model of the construction of the other mosque of जौनपुर। मतलब आगे चलकर केवल अटाला मस्जिद ही नहीं, ईदगाह, बड़ी मस्जिद, छोटी मस्जिद, लाल दरवाजा, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके बहुत सारी मस्जिद यहाँ पर बनवाते। कहेंगे कि ये क्या है तो बताएंगे कि ये बहुत ही अच्छे आर्टिस्टिक वॉल्स बनाए हुए हैं। इनकी सराउंडिंग्स के चारों तरफ पार्क और कुछ बाग हैं और साथ ही साथ बड़ी अच्छी गैलरीज भी आपको देखने को अटाला मस्जिद में मिल जाएगी। इसकी हाइट 100 फीट है। कहते हैं कि बड़े बड़े यहाँ पर गेट हैं, एंट्रेंस गेट, सेनाएं आने के लिए। और अगर इसकी पेरीमीटर की बात करें तो काफी लंबा मस्जिद है। कंस्ट्रक्शन जो है ये किससे समय में हुआ था तो देखो 1393-94 के समय, जो कि मैंने पीछे बताया आपको, 14वीं शताब्दी में। देख जरूर लीजिएगा, सबसे पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने इसको कंस्ट्रक्ट किया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें जौनपुर की इंपॉर्टेंस खत्म होती है, आगरा की इंपॉर्टेंस खत्म होती है, कालपी के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे झांसी के बारे में। झांसी, ये वही झांसी है जो झांसी की रानी वाला सेक्शन कवर अप करता है। कहते हैं कि उस समय में वीर सिंह देव बुंदेला, वीर सिंह देव बुंदेला जो है, उनके समय में 1613 में झांसी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। वीर सिंह देव बुंदेला कौन है तो बताएंगे कि ओरछा वाले वीर सिंह देव बुंदेला। आपने सुना होगा
चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का एक बड़ा अच्छा कविता, बड़ी लंबी कविता और जोश दिलाने वाली वीर रस से भरी हुई कविता थी। ये कविता इन्हीं बुंदेलों की बात करती है जो बड़े लेवल के राजपूत हुआ करते, बुंदेले, ठीक है। और ये ओरछा के राज रूलर थे। इन्होंने झांसी को डेवलप करने, उसको बनाने और उसका पूरा जोग्राफिकल फीचर देने में काफी हेल्प किया 1613 में। झांसी एक्चुअली लक्ष्मीबाई का पैलेस भी यहीं पर है, महादेव का टेम्पल भी यहीं पर है, और क्या मेहंदी बाग जो है, मेहंदी बाग भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब ये वही झांसी है जो झांसी की रानी मनु मणिकर्णिका, जिसका पुराना बचपन का नाम था, जो वाराणसी में आज भी मणिकर्णिका घाट के नाम से प्रसिद्ध है, उन्हीं की ये नगरी है। कहते हैं सर जनरल ह्यूरोज के समय में जब इनकी राज्य हड़प नीति थी ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, दत्तक पुत्र के मतलब ऑर्फनेज होने पर पुत्र के, रानी के, राजा के कोई पुत्र नहीं होंगे तो अंग्रेज उनकी संपत्ति, उनके राज्य को छीन ले। और इसीलिए जब सब जनरल ह्यूरोज आ रहे थे, ठीक है, उसी समय में झांसी ने विद्रोह कर दिया। और झांसी का सपोर्ट करने के लिए उस समय में कानपुर के नाना, जिनका नाम धोंधुपंत था, ठीक है, इसके अलावा कानपुर के तात्या टोपे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था, और अगल बगल बरेली से, लखनऊ से बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, आपने सुना होगा लखनऊ से हजरत महल 1857 में खड़े हुए थे, ठीक है। उसी झांसी की बात कर रहा हूं मैं, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए सब लोग क्या हो गए, खड़े हो गए, और अंग्रेजों से इसको बचाने की भरपूर कोशिश करी। लेकिन कर्नल नील, कर्नल टॉड, ठीक, कैंपबेल, इसके अलावा जो है जितने भी तरह के दमन करता थे, वेलेस्ली, ये सब लोगों ने क्या किया, इसको दमन किया और फिर से अंग्रेजी हुकूमत में उत्तर प्रदेश के लोगों को दबा दिया और झांसी को वापस अपने में मिला दी। मेरे कहने का मतलब ये वही झांसी है जो वीरता की कहानी गाया करते, कहते ना खंडहर गुनगुनाते हैं बुलंदी के गीत। आप एक खंडहर देखकर समझ जाएंगे कि अपने जमाने में वो किस लेवल का जो है बुलंद हुआ करता था। खैर चलो, हम बात करेंगे आगे चलकर झांसी के बारे में, आपको और भी कई चीजें पता चलेंगी। शाहजहां, जिनको कहते हैं मुगल साम्राज्य हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, आगरा से वापस दिल्ली को क्या किया, शिफ्ट कर लिया। मतलब आगरा और दिल्ली, दिल्ली और आगरा, यही राजधानियां हमेशा बदलती रहती थी, यही हब था। यहाँ पर सारी ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस चीजें फेवरेबल रही थी मुगलों के समय में भी और दिल्ली सल्तनत के समय में। देखते हैं, अगर लास्ट नवाब जो लखनऊ की अगर हम बात करें तो वाजिद अली शाह थे। लखनऊ भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हब हुआ करता था। कहते हैं कि यहाँ के नवाब बड़े फेमस, अवध के नवाब के नाम से जाने जाते, ठीक है। वैसे तो अवध आपने सुना होगा बहुत फेमस जगह रही है, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, ऐसे आपने बहुत सारे नाम सुनेंगे, शाह आलम द्वितीय। बट अभी हम बात करेंगे किसकी, लखनऊ के नवाब, उनका आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह। कहते हैं कि इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हटाया 1856 में, और फाइनली लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी, उसके तहत लखनऊ, अवध, सतारा, झांसी और ऐसे संबलपुर, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मिटाया जा रहा था। तो लखनऊ भी उनमें से एक था। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि आखिरी नवाब कौन थे, तो वाजिद अली शाह। किस समय में गए, तो 1856 में। कौन सा नियम चल रहा था, तो लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत झांसी भी जाता है और लखनऊ भी जाता है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानी जाती। बहुत सारे नियम थे लोगों के क्षेत्र को हड़प लेने के। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अकबर के समय में सिकंदराबाद क्यों फेमस हुआ, तो कहते हैं कि इसको सुबुर्ब ऑफ आगरा के नाम से जाना जाता है, सिकंदराबाद, ठीक है। कहते हैं अकबर का मकबरा भी यहीं पर है, विच वॉज लेटर कंप्लीटेड बाई जहांगीर 1613 में। अकबर ने ही बनवाया अपना मकबरा सिकंदराबाद। हिस्टोरिकल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और प्लस आगे चलकर जहांगीर ने इसको क्या किया, कंप्लीट करवा दिया। कहते हैं अटाला मस्जिद के बारे में जो मैंने अभी बताया, जामा मस्जिद, बड़ी मस्जिद, लाल दरवाजा, ये सारी चीजें शर्की डायनेस्टीज के समय में जौनपुर में बनी। अटाला मस्जिद के बारे में मैंने कहा था
कि जौनपुर में इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया और यहाँ पर झांझरी मस्जिद, मैंने जो नाम लिया था झांझरी, इसको झांगरी के नाम से भी कहना, ठीक है। चलिए मैं पीछे दिखा देता हूं, मैंने झांझरी शब्द कहा था, तो झांझरी से झांगरी, झांझरी एक ही जैसा, झुंझरी, झांझरी अलग अलग नाम से इसको पुराया जाता है, लेकिन झांझरी वर्ड याद रखेंगे तो याद रहेगा। चलिए खैर, जामा मस्जिद किसने बनवाया तो बताएंगे उस समय में इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर हुआ करता, उसी ने जामा मस्जिद सबसे पहले बनाया। याद रखिएगा इल्तुतमिश वही है जो ऐबक के मरने के बाद, बदायूं का गवर्नर तो था लेकिन ऐबक पोलो खेलते समय मर जाते हैं, हॉर्स पोलो। उसी समय में आराम शाह शासक बनता है। बदायूं से दिल्ली लाहौर जाते जाते, दिल्ली जाते जाते टाइम लगता है, जिसकी वजह से कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए आराम शाह शासक बनते हैं। उसके बाद इल्तुतमिश आते हैं, जिन्होंने एकता प्रथा शुरू करी, जिन्होंने चांदी का टंका और तांबे का शीतल चलाया, जिन्होंने मंगबरनी के चंगेज खान के अटैक को रोका, और साथ ही साथ इन्होंने तुर्कान चहलगामी की भी स्थापना करी। यही वो इल्तुतमिश है। याद रखिएगा शुरू में ये बदायूं के गवर्नर हुआ करते थे। तो बदायूं भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपने उत्तर प्रदेश के पास, और जामा मस्जिद का निर्माण इन्होंने करवाया। आइए और देखें कि उत्तर प्रदेश में क्या इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब के समय, मुगलों की अगर बात करें, औरंगजेब के समय में 1707 में जब औरंगजेब मर जाता है, वहां से लेकर 1757 तक, जिस समय में बैटल ऑफ प्लासी चल रहा होता है, इस ड्यूरेशन में 5 इंडिपेंडेंट स्टेट उत्तर प्रदेश में पाए गए, जहां पर मैंने क्या बोला, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ और भी छोटे मोटे राज्य आपस में क्या हुए, मिलने लगे, और ये सब धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र भी करने लगे। क्योंकि जैसे ही मुगलों का शासन खत्म होता है, एक प्रोमिनेंट लीडर अगला नहीं मिलता, जो भी आगे आए, जहांदार शाह, फर्रुख शेर, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, या फिर आपने सुना होगा बहादुर शाह जफर, ये लोग इतने सफल नहीं थे। इसी वजह से अगल बगल के लोगों ने लगभग 5 बड़ी डायनेस्टीज, 5 बड़े वंश उभर कर सामने आते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेते हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश भी एक था। चलिए अगर बात करें कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश के नाम पर, इलाहाबाद के नाम पर हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं हल्का सा समझा दूं कि बैटल ऑफ प्लासी क्या था। इसको समझेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि क्या सिचुएशन थी। जब अंग्रेजों ने ढेर सारी नीतियां अपना ली, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके अलावा वेलेस्ली की सहायक संधि, ठीक है, तरह तरह की चीजों से जब जनता त्रस्त आ गई, तब उन्होंने 1857 का विद्रोह किया था। ठीक उसी समय में मुगलों की शक्ति को कंट्रोल करने, नवाबों की शक्ति को कंट्रोल करने, और साथ ही साथ अंग्रेजों अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए लग गए। शुरू में तो आए दोस्त बने थे, फिर उनसे हमसे परमिशन लेकर बिजनेस शुरू किया, बिजनेस के बाद सेना रखना शुरू किया, अब युद्ध में इनडायरेक्टली हस्तक्षेप करने लगे। लेकिन 1757, जिसको हम प्लासी का बैटल कहते हैं, ठीक है, इसी समय में सबसे पहली बार डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अंग्रेजों की हम देखते हैं, ठीक है, और युद्ध होता है मीर जाफर, मीर कासिम के नाम पर, ठीक है। याद रखिएगा, हल्का सा टच कर रहा हूं। 64 में एक और बैटल होता है, इस बैटल का नाम रहता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर एक्चुअली बेस्ड होता है नवाब और मुगल के पावर को लेकर, ठीक है। तो इन्हीं लोगों के बीच में मुगलों, नवाबों, अवध के नवाब, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और साथ ही साथ आपने सुना होगा मीर जाफर, मीर कासिम, इन्हीं तीनों की तिगुंडी। इसमें एक और रहते हैं, ठीक है, वो नाम अभी मैं नहीं लूंगा, जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को हिस्ट्री डिटेल में तब लूंगा। इन्हीं में अंग्रेजों के बीच में, इनके बीच में एक संधि होती है, इसी का नाम रहता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये इलाहाबाद ट्रीटी नंबर 1, इलाहाबाद ट्रीटी नंबर 2 के नाम से जानी जाती, ठीक है, मेरी बात समझे। इसमें सिराजुद्दौला का भी कुछ योगदान रहा है, जो बंगाल के नवाब कहे गए। तो यही तीनों लोग के बीच में, अंग्रेजों के बीच से एक संधि होती है, मुगलों और अंग्रेजों के बीच में। खासतौर पे मुगलों को इस शासक में रखा गया क्योंकि उस समय शाह आलम द्वितीय ही मुख्य शासक। छोटे मोटे शासक जैसे बंगाल के नवाब या अवध के नवाब, इनको इतना इंपॉर्टेंस ना देकर ब्रिटिश सरकार ने मुगलों और ब्रिटिशों के बीच में एक संधि करी, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1 और इलाहाबाद 2 के नाम से हुई। ये ठीक बक्सर के युद्ध के बाद 1764 के बाद 1765 में होती है,
इसके तहत अंग्रेजों ने लिमिटेशंस कर दी बंगाल के नवाब की, अवध के नवाब की और मुगलों की, और जितने कंपेंसेशंस थे वो भी इनको देने पड़े। बाय द वे, जैसे ही जो है शुजाउद्दौला मरता है, आसफुद्दौला जो है वो क्या करता है, नया नवाब बना दिया जाता है 1775 में। अवध के नवाब अगर कोई बना तो बताएंगे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, उनके मरने के बाद कौन बना, आसफुद्दौला। तो ये एक क्वेश्चन, प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट जरूर लिख लीजिए। इलाहाबाद की संधि, अवध के नवाब, कैसे मुगलों ने उत्तर प्रदेश पर क्या किया, कैसे अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध हुआ उत्तर प्रदेश के समय में, ठीक है, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के ही रेफरेंस में चल रही। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि अवध का नवाब अब शुजाउद्दौला ने रहकर आसफुद्दौला हो गया, तो आसफुद्दौला के समय में भी उत्तर प्रदेश में एक अच्छी घटना घटी। कहते हैं कि बनारस, he handed over the area of Banaras to the British by the Treaty of फैजाबाद। एक फैजाबाद की संधि हुई। फैजाबाद की संधि 1775 में जैसे ही अवध का नवाब आसफुद्दौला बनता है, अंग्रेजों ने उसे बोला कि तुम अगर नवाब बनोगे तो तुमको हमें रेवेन्यू के रूप में बनारस देना होगा। उस समय बनारस में बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर, बड़े लेवल पर एजुकेशन और बड़े लेवल पर जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज चल रही थी, जिससे धन बहुत आ रहा था। तो अंग्रेजों ने अवध के नवाब आसफुद्दौला से ट्रीटी करी। उस ट्रीटी का नाम था फैजाबाद की ट्रीटी, उत्तर प्रदेश के नाम के आधार पर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जिले के नाम के आधार पर उन्हें बनारस जो है ब्रिटिश को देना पड़ गया। इस तरीके से फाइनली आसफुद्दौला ने लखनऊ को अपना हब बनाया, क्योंकि अवध के नवाब थे, अंग्रेजों से ट्रीटी कर ली। ट्रीटी करने के बाद अपना नाम थोड़ा फैलाने और फेमसिटी पाने के लिए लखनऊ में, आपने सुना होगा बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, ठीक है, तो लखनऊ में अपने आसफुद्दौला ने इमाम बाड़ा बनवाया। ये एक तरह की लैबिरिंथ है। लैबिरिंथ मतलब भूल भुलैया होती है, आप जाएंगे कभी देखेंगे तो काफी अच्छी वास्तुकला से इसको बनाया गया। 1784 में बनाया है। आज भी इसमें ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे ऐसे फिनोमेना हैं जिन्हें पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये क्यों बनाया गया था, तो कहते हैं कि उस समय मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता था, तो मुहर्रम के त्योहार की याद में लोग वहां असेंबल्ड हों। बड़ा पार्क है, बड़ी अच्छी जगह है, किला है, बड़ा अच्छा प्रेमिसेस है, बड़ा अच्छा कैंपस है, तो वहां पर लोग खुशी मना सके, किले वगैरह में प्रोटेक्शन पा सके। राजा भी वहां जाकर रहते थे, बड़े बड़े दुर्ग महल और झरोखा दर्शन के लिए भी चीजें बनाई हुई थी। तो बहुत अच्छे इस मुहर्रम के सेलिब्रेशन पर एक क्वेश्चन पूछता। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब थोड़ा हम तेज भी चल सकते हैं। याद रखिएगा, जैसे दिल्ली सल्तनत खत्म होती है, ठीक है, और उसके बाद मुगल्स आते हैं, तो बाबर सबसे पहला मुगल रहता, जो इब्राहिम लोदी से वॉर करता है पानीपत के पहले बैटल में 1526। सारी बातें लिखा करिए जो बताता। 1526 के बैटल के बाद बाबर क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश के क्या बन जाते हैं, मतलब पूरे उत्तर भारत के हेड बन जाते हैं, पहला मुगल बादशाह। अब सुल्तान नहीं, अभी तक दिल्ली में सुल्तान थे और मुगल में क्या हो जाएंगे, बादशाह, ठीक है। बाबर कहते हैं चंगेज खान और तैमूर लंग का वंशज था, और कहते हैं ये कि अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक इसकी पूरी की पूरी क्या हुई, पावर फैली थी, और पावर प्योरली सेंट्रलाइज थी। सेंट्रलाइज पावर का मतलब होता है कि यहां पर बैठे बैठे ये पूरा पोर्शन बाबर संभाल रहे थे, क्योंकि बाबर उज्बेकों से युद्ध करना चाहते थे, और इसी वजह से इन्होंने अपने तोपों को रूमी और उस्मानी विधि से, किससे, रूमी और उस्मानी विधि से समझाया था। एक्चुअली ये उज्बेकों से ही सीखा था, और इसके तोपची का नाम था मुस्तफा और अली, ये दोनों इसके तोप चलाने वाले थे। और सबसे पहली बार भारत में बारूद को इंट्रोड्यूस किया, बारूद को इंट्रोड्यूस करते हैं बाबर। चंगेज खान और तैमूर लंग के वंशज कहे जाते हैं, बड़े पावरफुल थे। इन्होंने अपने जो एक थे राणा सांगा, उनको हराया, और इब्राहिम लोदी को हराकर, दौलत खान लोदी को भी हराकर यहां पर आ जाते। मेरी बात समझ आई। कहते हैं इसका एक युद्ध मेदनी राय से भी हुआ, ठीक है, मेदनी राय से भी आप इसका बाबर का युद्ध पढ़ेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है। कनवा खानवा का युद्ध भी जो लड़ते हैं, ठीक है। घाघरा का युद्ध भी कहते हैं कि बहुत फेमस रहा है इसके समय। तो खैर बाय द वे, हल्का बाबर के बारे में टच किया और सारी पावर को सेंट्रलाइज कर दिया, मतलब मध्य देश, मतलब उत्तर प्रदेश के ही आसपास, दिल्ली के आसपास, ठीक है। पावर सेंट्रलाइज्ड हो जाती है प्योरली कहां पर? उत्तर प्रदेश, बाबर के समय में। और बाबर ही मुगलों के क्या माने जाते हैं? पहले शासक माने जाते हैं। इन्हीं के बाद आते हैं हुमायूं, हुमायूं के बाद आते हैं अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो चलिए मुगल्स देख रहे हैं, सीधे 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 आप देखेंगे कि क्या है, तर्किक डिसेंट होते हैं, मतलब तुर्क ही होते हैं ज्यादातर। और आगे चलकर हुमायूं आते हैं बाबर के बाद, ये डिफीट कर दिए जाते हैं शेरशाह सूरी, और 15 साल के लिए पे यूपी पर सारा कंट्रोल किसका हो जाता है? सूर वंश का हो जाता है। यही वो शेरशाह सूरी हैं, शेर अफगान के नाम से जाना जाता थे। कहते हैं कि इन्हीं के समय में इन्होंने एक बिहार खान लोहानी जो थे, बहार खान लोहानी, उन्हीं के साथ रहते थे। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया? सबसे पहली बार शेर को एक हाथ से, एक तलवार से काट दिया। तो बहार खान लोहानी ने इनको एक उपाधि दी, उनका नाम था शेर। तब जाकर इन्होंने सूरवंश की स्थापना करी। कहते हैं 15 साल तक सूरवंश चला, और इसी 15 साल तक बाबर के बाद आने वाला हुमायूं भटकता है, और 15 साल बाद फिर जब इनके शासक कमजोर होते हैं शेरशाह सूरी के, हुमायूं अपना वापस उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के अपने कंट्रोल को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा आज भी बिहार के सासाराम में आपको मिलेगा। जीटी रोड जो होती हुई जाती है अपने उत्तर प्रदेश से, जीटी रोड बनाने वाले शेरशाह सूरी थे। जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सिक्का चल रहा होता है रुपए के नाम से, रुपए सिक्का भी शुरू करने वाले हमारे शेरशाह सूरी रहते हैं। चलिए, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, ये सारे लोग कहां पर मेन हब बनाते हैं अपना? तो दिल्ली को तो बनाते ही हैं, लेकिन दिल्ली से सटे हुए ग्वालियर वाले पोर्शन को, ठीक है, अपना हब बना लेते हैं उत्तर प्रदेश। अगर बात करें इस्लाम शाह सूरी जब मर जाते हैं, तो उसके बाद एक बंदा आता है, वो है हेमू, ठीक है। हेमू को ही हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। हेमचंद्र पांडे इनका पूरा नाम था। ये वही हेमू है जो हुमायूं के बाद आए हुए अकबर से वॉर करते हैं। अकबर से जो पहला वॉर करते हैं वो होता है पानीपत का, पानीपत का सेकेंड वॉर, जो कि 1556 के अप्रॉक्स में होता है। याद रखिएगा, हेमू कहाँ के थे? तो बताएंगे कि ये, इनका नाम हेमचंद्र पांडे था। इब्राहिम शाह सूरी, इस्लाम शाह सूर के बाद हेमू जो है वो संभालते हैं कमान। लेकिन कहते हैं कि आदिल शाह के अंडर में, आदिल शाह सूर जो थे उनके अंडर में हेमू आते हैं, आदिल शाह द्वितीय, लेकिन हेमू अकबर के द्वारा हरा दिए जाते हैं। बैरम खान जो है इनको मार देते हैं और गाजी की उपाधि अकबर को दिलवाते हैं। और इस तरीके से अब हुमायूं के बाद अकबर का पूरा शासन आपको देखने को मिलेगा कहां पर? उत्तर प्रदेश। चलिए, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर हेमू को हरा देते हैं, प्रोमिनेंट किंग बनते हैं, और इस तरीके से उन्होंने हेमू को हराकर फतेहपुर पर, सिकरी पर क्या किया? अपनी कैपिटल को क्या कर दिया? बना लिया। मतलब दिल्ली कैपिटल ना बनाकर, जैसे ही ये हेमू को हराते हैं, पानीपत का दूसरा बैटल जीतते हैं, फतेहपुर सिकरी, जहां पर इन्होंने बुलंद दरवाजा आपने सुना होगा, ठीक है, या आपने सुना होगा गुजरात विजय से लौटते समय भी जो है उन्होंने एक बड़े गुजरात विजय के उजबेगों को हराने के और तरह तरह के उपलक्ष्य में जगह जगह के पर उत्तर प्रदेश में भी कई चीजें बनवाई। तो फतेहपुर सिकरी जो उत्तर प्रदेश का पोर्शन है, ये अकबर ने हेमू को हराने के बाद बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अकबर के रीजन में आर्ट एंड कल्चर गोल्डन पीरियड था। अकबर के रीजन में आर्किटेक्चर गोल्डन पीरियड था। अकबर के समय में एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़े लेवल पर चल रहा था, जो कि उत्तर प्रदेश भी उसका एक अंश शुरू से रहा है। आगे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मुगल्स के डिक्लिनेशन के साथ क्या होता है, मराठास और रोहिल्लास और भी तरह तरह के लोग आते हैं। ये लोग विद्रोह कर देते हैं, और आगे चलकर हम देखते हैं सेकेंड एंग्लो इंडियन वॉर में भी मराठा रूलर उत्तर प्रदेश के साथ बहुत सारे लोग ब्रिटिश एम्पायर में क्या करते हैं? मिल जाते हैं। मतलब बहुत कोशिश करते हैं। आप लोगों ने अभी तक देखा होगा, आगे मैं कंक्लूड कर दूं, अभी तक उत्तर प्रदेश जो हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा, एक सिस्टमेटाइज वे में चलता रहा।
लेकिन जैसे ही मुगल्स आए या दिल्ली सल्तनत आई या मुस्लिम आए, उत्तर प्रदेश बीच बीच में उभरता हुआ दिखाई दिया। इसने कोई हेरारकी क्रोनोलॉजी के तरीके से कोई स्टडी नहीं कर पाए हम। उसके पीछे कारण यही है कि उत्तर प्रदेश के कुछ ही जिले मुगलों और दिल्ली के सल्तनत के समय में हाईलाइटेड हुए। तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी सभ्यताएं, जितनी भी मंदिर, जितने भी मस्जिद और इस्लाम की बातें हुई, मिक्सचर ऑफ द कल्चर हुआ, वो मैंने आपको बताया, जिसमें आगरा, जौनपुर, झांसी, कालपी, लखनऊ, इलाहाबाद की संधि, फैजाबाद और छोटे मोटे और भी जो बातें आई हैं उसको डिटेल में रखिए ध्यान में, और इतना ही सफिशिएंट होगा जितना मैंने अभी आपको बताया। और भी कुछ बातें हैं, ऐसा नहीं कि ये बात खत्म हो गई और उत्तर प्रदेश उसके बाद अपनी अस्तित्व खो देता है और मुगल और दिल्ली सल्तनत अर्थात मिडाइवल हिस्ट्री में अब इसका कॉन्सेप्ट खत्म होते हुए ब्रिटिशर्स में जाकर मिल जाता। तो मराठा और साथ ही साथ अपना उत्तर प्रदेश, दोनों महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश वाला बड़ा एरिया जो कि पूरा दोनों मिलाकर नॉर्दर्न इंडिया कहलाता है, कुछ पोर्शन साउथ इंडिया का भी अब ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में चला गया। ठीक है, चलिए आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूपी में मुस्लिम रूलर्स आए और मुस्लिम रूलर्स शासन किए, क्योंकि पूरा दिल्ली सल्तनत और मुगल का ही हब रहा। तो उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी तरीके से आपको दिखेगा मुस्लिम साम्राज्य। मैंने जब पहली क्लास ली थी, इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना और सरस्वती मिल रही। उत्तर प्रदेश में धनुष जो है अयोध्या में श्री राम का प्रतीक है, और ये जो दो मछलियां हैं, ये जो दो मछलियां बनाई थी मैंने, ठीक है, ये दो मछलियां ही उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासन का प्रतीक मानी जाती है। तो एंशिएंट में हमने देखा हिंदू और मिडाइवल में हम लोगों ने देखा मुस्लिम, इन दोनों लोगों ने मिलकर भारत में शासन किया और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई। आइए ताजमहल के बारे में हम बात करें तो शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल के बाद हम बात करें कि बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। भक्ति सेक्ट के समय में भी उत्तर प्रदेश एक ब्राह्मणों का हब रहा था, रामानंद यहीं से कनेक्टेड है। और कबीर भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ही रहकर, कहते हैं लहरतारा नाम की एक जगह थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लहरतारा में ही कबीर का जन्म हुआ और यहीं पर पले बढ़े और यहीं पर अपना जो भी ज्ञान है, निर्गुण भक्ति की उपासना इन्होंने यहाँ से शुरू करी। और भी उत्तर प्रदेश की क्षेत्रों की क्या इंपॉर्टेंस है, आइए चलिए देखते हैं। फतेहपुर सीकरी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने उस पर एक केस स्टडी बनाई है आपके लिए। इतने सारे कंटेंट हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलकर आपको सारी चीजें समझाता हूं कि आप पहले ध्यान से हेडफोन लगाइए, हाथ में कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और सारी बातें मेरे ध्यान से सुनते और स्क्रीन पर देखते हुए चलिए, जिससे आपके दिमाग में विजुअल ऑडियो इफेक्ट क्रिएट हो। ये है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के बारे में जाने रहिए, इनके आर्किटेक्चर्स के बारे में दिया है। फतेहपुर सीकरी केवल एक छोटा सा वो किला या दुर्ग नहीं है, फतेहपुर सीकरी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी। बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, इबादत खाना, जमात खाना, इबादत खाना जहां पूजा करते हैं, जमात खाना जहां पर फोरम होता है, डिस्कशन करते हैं, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में मिल जाएगी, दीवाने आम जिसको लोकसभा कहते हैं, दीवाने खास जिसको राज्यसभा कहते हैं, जोधाबाई का पैलेस आपको फतेहपुर सीकरी में मिल जाएगा, पंचमहल आपको उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में मिलेगा, बीरबल का घर भी, अनूप तालाब जो है ये आपको मिल जाएगा, हुजरा अनूप तालाब, नुबत खाना यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ पंचीसी कोर्ट ऑफ हिरन मीनार आपको ये भी यहाँ पर फतेहपुर सीकरी के अंदर प्रेमिसेस के अंदर ही मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें एक बार जरूर याद रखिएगा। कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी केवल हिंदू मुस्लिम ही नहीं, हिंदू और जैन के भी आर्किटेक्चर्स के बेस पर बनी हुई। चलिए आगरा फोर्ट के बारे में मैंने कहा, यमुना नदी के किनारे स्थित है, थोड़ी सी केस स्टडी भी कर लेंगे। बहुत सारी चीजें तो वैसे मैंने बता दी। आगरा के फोर्ट का, आगरा यमुना नदी के किनारे है, आगरा का ताजमहल तो आप जानते हो, उसकी केस स्टडी मैंने बताई थी। यमुना के किनारे आगरा में उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहते हैं कि ये रेड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ठीक इसी के प्रेमिसेस में आगरा का क्या है, किला है। तो रेड फोर्ट आगरा का किला एक ही प्रेमिसेस में है। कहते हैं कि इसको रेड स्टोन से बनाया गया था आगरा का किला, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, रेड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इसको क्या कह देंगे, ठीक है, ये लाल किला वो वाला लाल किला नहीं है, आगरा फोर्ट दूसरा है।
ठीक है, चलिए सम ऑफ द मोस्ट सुपर्ब आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स, मोती मस्जिद आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, पर्ल मॉस्क मिलेगा, दीवाने आम मिलेगा, दीवाने खास मिलेगा, पब्लिक और प्राइवेट दोनों का, और जहांगीर का पैलेस भी आपको क्या मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के सेक्शन में मिलेगा। आगरा में खासतौर पर ये सारी चीजें अवेलेबल है। आइए हम केस स्टडी करते हैं और भी चीजों की। तो बता दें आगे चलकर आगरा में, ठीक है, बड़ी बड़ी मुगल्स के एम्पेरर अकबर ने बड़ी सारी चीजें बनवाई, आगरा को और बढ़िया वो दिया, लुक दिया 1565 में। आगे चलकर हम बात करेंगे यहाँ पर बड़े लेवल पे मिलिट्री स्टैब्लिश हुई। सेमी सर्कुलर शेप में यहाँ पर क्या बनता है, बहुत सारी ऐसी वॉल फेंसिंग की रिवर है, स्ट्रेट करते हैं, मतलब सेमी सर्कुलर मतलब ऊपर से तो जो मस्जिद के टॉम्ब होते हैं जिनको हम रोटुंडा कहते हैं, अंडा कहते हैं, रोटुंडा के नाम से जाना जाता था, ये तो था ही, और इसकी प्रेमिसेस भी क्या थी, इसकी तरफ जो पार्क और वो सेक्शन बना है वो भी सर्कुलर या सेमी सर्कुलर के रूप में बना हुआ। इस समय में यहाँ पर शाहजहां शासन करते थे। अफगानिस्तान से वो लोग रेड स्टोन मंगवाकर पूरे के पूरे पैलेस को ट्रांसफॉर्म करते थे और बड़े लेवल पे रिपेयर मार्बल के माध्यम से या पिटरा ड्यूरा इस विधि से जो है वो अपने मकबरे उत्तर प्रदेश के सजाते। उत्तर प्रदेश में जितने भी मस्जिद मकबरे मिलेंगे वो पिटरा ड्यूरा विधि से सजाए हुए मकबरे आपको खासतौर पर मिलेंगे। चलिए और भी कुछ चीजें हैं जरा देखकर इसे खत्म करते हैं। ताजमहल, ताजमहल के बारे में बता दूं, शाहजहां ने अपनी बीवी, पिछली क्लास में मैंने बताया था, शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल की याद में बनाया। इसके एक्चुअली जो है वो आर्किटेक्चर का नाम कभी कभी पूछता है, आर्किटेक्चर, इसके आर्किटेक्ट जो थे उनका नाम था अब्दुल अहमद लाहौरी, अब्दुल अहमद लाहौरी, ठीक है, याद रखिएगा इसके आर्किटेक्ट थे। कहते हैं कि इंस्पायर्ड बाय द वर्क्स बाय बीबादल खान द इंपीरियल गोल्ड स्मिथ पोएट एंड द कॉमन विथ मुगल फनरल आर्किटेक्ट। कहते हैं कि ये जो हमारा ताजमहल बना है ये मतलब किसी से प्रभावित होकर बना, किससे प्रभावित होकर, तो ये देखिए उसका आंसर लिखा। इसके आर्किटेक्ट का नाम याद रखिए, किससे प्रभावित होकर बना है, शाहजहां ने बनवाया है, व्हाइट मार्बल से बनवाया है। इसकी क्वालिटी क्या है कि ये रात में भी अच्छा लगता है, दिन में भी अच्छा लगता है, सुबेरे भोर में भी अच्छा लगता है। और यहीं पर शाहजहां और मुमताज महल दोनों की जो है कब्र यहीं पर। आइए, बहुत अच्छा प्रेमिसेस है, 7 आश्चर्यों में से ताजमहल एक माना जाता है, ठीक है। इससे बड़ा आज तक मुमताज के लिए पैराडाइज जो कि पृथ्वी पर उन्होंने बना दिया नहीं बना। इससे सुंदर लव का सिंबल माना जाता है। डेलिबरेटली अगर हम बात करें तो ऐसी बिल्डिंग्स बहुत इमिनेंट लेवल की होती है, बड़े अच्छे से सजाया गया है, जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ, मटेरियल्स बहुत अच्छे यूज किए गए, इसका डेकोरेशन इम्बेलिश और गार्निश जो किए हैं बड़े अच्छे से किए हैं, और क्या इट्स आउकास्टिक, जो इसका स्पिरिचुअलिटी, इसकी वाइब्स है वो भी बहुत अच्छा है, इसका जो माहौल है, एम्बियंस, वो भी काफी अच्छा। चलिए अगर हम बात करें कहां से कहां तक फैला हुआ है तो बताएंगे इसमें आपको इंटेलेक्चुअलिटी, रिलीजियस इंटेलेक्चुअलिटी के साथ साथ मैकेनिकल, पोइटिक के साथ कुछ आप लोगों ने सुना होगा एस्ट्रोलॉजिकल टच भी आपको देखने को मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर का, क्राफ्ट का बहुत अच्छा लुक, ठीक है। तो फाइनली हमने देखा कि ताजमहल के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। ये चीजें हैं, इन्हें एक बार जरूर देख लीजिएगा। ताजमहल को लेकर ही कुछ और फैक्ट्स दिए हुए, ठीक है। रेड स्टोन कहां पर यूज किया गया, मैन्युफैक्चरिंग कहां से हुई, या इसको गार्डन ऑफ पैराडाइज क्यों कहते थे, ये सारी चीजें देखिए। आइए हम आगे बढ़ेंगे। ताजमहल के बारे में जितनी चीजें हमने जानी, अब हम जानेंगे कि इलाहाबाद का फोर्ट जो अकबर का किला के नाम से भी जाना जाता था, क्या और क्यों प्रसिद्ध। याद रखिएगा अकबर के समय में 1583 में उनके लगभग आखिरी समय के समय में बना था। ये गंगा और यमुना रिवर के क्या है इन्फ्लुएंस पर बनता है। अगर हम बोलें कि ये अभी तक का अकबर के द्वारा बनाया हुआ लार्जेस्ट फोर्ट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसके हेड सबसे पहले जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने इसको क्या किया, मैनेज किया। अगर हम बोले कि इसमें एक बनियान ट्री है, अक्षयवट वट ट्री के नाम से जाना जाता है। वट ट्री क्या होती है, जिसके ढेर सारी लताएं निकलती हैं जिस पेड़ की, उसको हम वट ट्री के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर आपको निकल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा
इलाहाबाद फोर्ट में ही अक्षयावट ट्री, जिसको बनियान ट्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वॉज यूज्ड बाय द लोकल्स टू कमिट सुसाइड एंड अटेंड रिवॉल्यूशन। कहा जाता है कि यहाँ पर लोग सुसाइड वर्ड ना कह के उसको एक तरह से इच्छा मृत्यु, जैसे जैनों में संलेखना होती है, उस विधि से यहाँ पर लोग आते थे और यहाँ पर अपने प्राण छोड़ देते थे। उनको ऐसा लगता था कि इस वृक्ष से या इस किले से या इस वट से गिरकर मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता। चलिए खैर, अगर हम बात करें पाटलिपुत्र टेम्पल, तो बताएंगे कि ये बिल्कुल इसी के आसपास है। ऑल्सो होम टू द पाटलिपुत्र टेम्पल विच इज सेड टू बी होम टू ऑल द गेट्स ऑफ हेल, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देवा शरीफ की दरगाह उत्तर प्रदेश में और भी क्या फेमस है, तो एक तो हमने देखा आगरा का किला, फिर हमने देखा ताजमहल, फिर हमने देखा फतेहपुर सिकरी, फिर हमने देखा अभी ये देवा शरीफ। तो बाराबंकी में आपने सुना होगा, मुस्लिमों के समय में जो चीजें फेमस है उस पर मैं स्पॉट आउट कर रहा हूं क्योंकि मेडावल हिस्ट्री है। देवा शरीफ इनकी दरगाह है, कहां पर है, लखनऊ में, बहुत फेमस है, जो कि बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के पड़ता है। अगर हम पूछे कि ये पवित्र श्राइन है, हाजी वारिस अली शाह के समय में क्या है, बनाई गई, रिनोवेट की गई, और इसी समय में एक मुस्लिम हेरिटेज के रूप में ये काफी फेमस हुई और आज तक उसकी इंपॉर्टेंस देखने को समझ आती। एक मस्जिद है, क्योंकि ये दरगाह है, इसके अंदर उनकी बॉडी दफन है। ये एक खानकाह भी है जहां पर लोग बैठते हैं, पूजा अर्चना, मतलब कुरान की आयतें और कलमा पढ़ते हैं। इसके प्रेमिसेस बहुत अच्छे से सजाया गया है एंड इज रेगुलरली विजिटेड बाय पिलग्रिम्स, जो भी हैं पिलग्रिम्स, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्ध, सारे क्रिश्चियंस यहाँ पर आते हैं और माथा टेकते हैं, ठीक है। आइए मुगल एरा की अगर हम बात करें तो मुगल एरा काफी लंबा चला, 1526 से पानीपत के पहले बैटल से लेकर 1737 तक, ठीक है, जिसमें एक्चुअली मुगल एरा अगर हम बात करें तो इतना ही नहीं, 1857 तक एंड उसके भी आगे 1857 की क्रांति के बाद यहीं पर जो है मुगलों का पूरा डिक्लिनेशन होता है। वैसे तो डिक्लिनेशन 1707 तक औरंगजेब के समय में ही हो गया, बट उसके बाद भी बहादुर शाह जफर, जिसको हम बहादुर शाह सेकंड कहते हैं, इसने दिल्ली से बैठे बैठे उत्तर प्रदेश में होने वाली जो बड़ी लेवल की, जो पूरे भारत में हुई थी वैसे राष्ट्रीय क्रांति, उसमें सपोर्ट किया था। अंग्रेजों ने मुगल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर से, बहादुर शाह जफर इसलिए कहते थे इसको क्योंकि ये शायरी बहुत अच्छी करता था, इसको उठाकर रंगून भेज दिया। रंगून म्यांमार के नाम से जाना जाता है, जिसको हम बर्मा कहते हैं, ठीक है, वहां पर भेज दिया और वहीं पर वे बंदा मर। तो 1857 तक, 1526 से 1857 तक लगभग 300 साल से भी ज्यादा मुगलों ने शासन किया और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर प्रोमिनेंट चीजें बनाई, जिसके बारे में हमने अभी अध्ययन किया, ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कहते हैं लास्ट में एक लाइन पढ़ लीजिए कि मुगलों ने खास तौर पर बाबर और हुमायूं ने और आगे चलकर अकबर ने आगरा को जो इंपॉर्टेंस दी, फतेहपुर सिकरी को, ये सब लोगों ने मिलकर, इसमें अकबर भी जोड़ लो, खास तौर पर उत्तर प्रदेश को प्रोमिनेंट बनाया और ये दोनों शासक शुरू के आगरा में रहकर भी शासन किए हुए। तो चलिए खैर, ये वही हमारी आज की क्लास जो कि उत्तर प्रदेश पर बेस्ड थी। उत्तर प्रदेश को बेस मानकर हम लोगों ने पूरी की पूरी केस स्टडी करी। अगली क्लास जो चलेगी वो होगी हमारी मेडाइवल हिस्ट्री, कंप्लीट हो गई। अब मॉडर्न हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश का क्या रोल रहा है, इसके बारे में हम लोग केस स्टडी करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। इस सारी बातों को मेरे नोट डाउन किया करिए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें जो नहीं लिखता हूं कम से कम वो बोलता हूं, उसको भी नोट कर लिया करिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड